प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशंस में क्या क्या पॉइंट्स पढ़े थे? सबसे पहले हमने डीएनए प्रोटीन्स का रोल देखा। डीएनए प्रोटीन्स ने क्या करवाया? सबसे पहले इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट करवाया। उसके बाद डीएनए बी का काम, डीएनए बी ने किसका काम किया? हेलिकेज का काम करा। हेलिकेज ने क्या करा? डीएनए को मेल्ट करना स्टार्ट किया, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना स्टार्ट किया। उसके अलावा रेप्लिकेशन बबल की सिंथेसिस कर दी और रेप्लिकेशन फोक की सिंथेसिस कर दी। रेप्लिकेशन फोक की बात करें तो बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होगा। अब किसकी सिंथेसिस होगी? अब किसकी रिक्वायरमेंट होगी? डीएनए जी की रिक्वायरमेंट होगी। डीएनए जी की बात करें तो डीएनए जी किसकी तरह काम करता है? प्राइमर की तरह काम करता है। आप लोगों को स्पेसिफिक बताया जा रहा है, लेकिन मैं अगर फ्यूचर में कभी पूछती हूँ तो आप लोग सीधा मैं आप लोगों से ये पूछूंगी कि डीएनए ए का क्या काम है, डीएनए बी का क्या काम है, या फिर डीएनए जी का क्या काम है। डीएनए जी की बात करें तो डीएनए जी प्राइमर की तरह काम करता है। प्राइमर क्या होता है? जो किसका बना होता है? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का मतलब आरएनए प्लस में क्या हो जाए? कुछ प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये क्या करता है? ये क्या करता है? एक बार इनिशिएशन करता है, जैसे ही सिंथेसिस होनी होती है। सिंथेसिस कौन सी डायरेक्शन में होती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसिस होती है। तो जैसे ही सिंथेसिस होनी स्टार्ट हो जाती है तो वो क्या करेगा? डीएनए को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। तो उसको आगे सिंथेसिस करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये प्राइमर जैसे ही एक बार अटैच हो जाएगा रेप्लिकेशन प्रोसेस पे, तो वो क्या हो जाएगा? या फिर उस पार्ट पे जैसे ही अटैच हो जाएगा तो सिंथेसिस होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसका काम खत्म होगा, इसका काम क्या है? सिर्फ एक बार क्या करना? सिंथेसिस करनी स्टार्ट करनी। तो जैसे इसका काम कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी रिमूवल के लिए कौन सा एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है? डीएनए पॉलीमरेज 1। वेरी गुड। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? डीएनए पॉलीमरेज 1। देखो जैसे ये स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले तो डायरेक्शन बता रखी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। इसके अलावा ये पॉइंट्स दिख रहे हैं आप लोगों को? ए बी सी डी, ए बी सी डी। पीडीएफ में देखो अच्छे से, पॉइंट्स दिख रहे हैं ए बी सी डी। यस मैम। ये पॉइंट्स क्या दिखा रहे हैं? जो हमारे पास ए है और जो डी पॉइंट है, वो क्या चीज दिखा रहा है आप लोगों को? कौन से स्टैंड की सिंथेसिस कर रहा है? ए और डी। लीडिंग स्टैंड की सिंथेसिस, लीडिंग की कर रहा है, लैगिंग स्टैंड की सिंथेसिस कर रहा है? लीडिंग मैम कर रहा है। जो ए है और जो डी है वो किसकी सिंथेसिस कर रहे हैं? लीडिंग की या लैगिंग की? बताओ भाई फटाफट। लीडिंग मैम। लीडिंग स्टैंड की सिंथेसिस कर रहे हैं। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही बार प्राइमर की रिक्वायरमेंट है। और प्राइमर भी हमेशा ध्यान रखना, जब भी प्राइमर भी ऐड होगा, प्राइमर की डायरेक्शन भी कौन सी होगी? 5 to 3। दिमाग में हमेशा एक चीज क्लियर करके रखना, जितने भी नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे हमेशा 3OH पोजीशन के ऊपर ऐड होंगे। जितने भी नए, आप लोगों को कोई भी पोजीशन, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, आप लोगों को ऐसे दिखा दिया कि जो 5 न्यूक्लियोटाइड पे क्या हो रहा है कि 5 पोजीशन पे क्या हो रहा है? न्यूक्लियोटाइड के एडिशन होनी स्टार्ट हो रही है। तो वो जितने भी आंसर होंगे वो सारे गलत होंगे। जितने भी न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे हमेशा सिंथेसिस की डायरेक्शन 5 to 3 रहेगी। 5 to 3 का मतलब क्या हो जाएगा? जो पोलीमराइजेशन एक्टिविटी होगी, सिंथेसिस की डायरेक्शन होगी, वो क्या होगी? 5 to 3 होगी। आप लोगों से सीधा ये भी आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ये भी पूछ सकते हैं कि पोलीमराइजेशन की डायरेक्शन कौन सी होगी? पोलीमराइजेशन का मतलब होता है सिंथेसिस की डायरेक्शन। तो सिंथेसिस कौन सी डायरेक्शन में होगी? 5 to 3। अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कौन सी डायरेक्शन में? 3 to 5। ठीक है, इसके अलावा जो बी और सी स्टैंड है, बी और सी कैसे हैं? लैगिंग स्टैंड है। लैगिंग स्टैंड का मतलब क्या है? इनको मल्टीपल प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे इनको मल्टीपल प्राइमर्स मिल जाएंगे तो ये क्या करेंगे? सिंथेसिस करनी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम प्राइमर की बात करते हैं तो 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स का जो प्राइमर होता है वो ऐड होता है। कितने न्यूक्लियोटाइड का होगा? 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स का एक प्राइमर होता है जिसकी एडिशन की जाती है। अब प्राइमर का काम हो गया। अब प्राइमर की सिंथेसिस, एक बार क्या काम था प्राइमर का? कि इनिशिएशन करना। अब इनिशिएशन हो गया मतलब सिंथेसिस होनी स्टार्ट हो गई। अब प्राइमर का काम कंप्लीट होगा तो प्राइमर के रिमूवल के लिए कौन सा एंजाइम होता है? डीएनए पोल 1। डीएनए पोल 1 क्या करता है कि ये क्या करता है कि प्राइमर को रिमूव कर देगा और क्या करेगा? डीएनए की सिंथेसिस करनी स्टार्ट कर देगा। लेकिन अभी एक चीज ध्यान रखना, यहाँ से प्राइमर रिमूव तो हो जाएगा लेकिन इनके बीच में क्या रह जाएगा? एक गैप रह जाएगा।
जहाँ से प्राइमर रिमूव हुआ है और जहाँ से सिंथेसिस होनी स्टार्ट हुआ है, जब भी कोई भी चीज, जैसे एक बात बताओ, कोई भी जैसे आप लोगों के पास कोई भी वायर है, ठीक है, उस वायर के साथ आपने किसी दूसरी वायर को जोड़ रखा है, जब भी आप उसको अलग करोगे तो बीच में क्या आ जाएगा, एक गैप्स आ जाएगा या फिर कोई एक ब्रेक आ जाएगा। तो उस ब्रेक की सिंथेसिस करने के लिए क्या होते हैं, उस ब्रेक की सिंथेसिस करने के लिए, उसको रीजॉइन करने के लिए भी कुछ एंजाइम्स होते हैं। उन एंजाइम्स की बात करें तो वो एंजाइम कौन से होते हैं, लाइगेज। लाइगेज क्या करते हैं, रीजॉइन कर देते हैं। रीजॉइन किसको करेंगे, जो प्राइमर का जो पार्ट रिमूव हुआ है और जो डीएनए की सिंथेसिस होनी स्टार्ट होगी। अब एक बात बताओ, जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल प्राइमर की रिक्वायरमेंट है, तो बीच के जितने जितने प्राइमर्स थे उनको रिमूव कर दिया, तो बीच में क्या आ गया, ब्रेक भी तो आ गई ना बीच में। उन ब्रेक्स को रीसील करने के लिए कौन से एंजाइम्स होते हैं, उनको रीसील करने के लिए कौन से एंजाइम होंगे, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करेंगे, उसकी ज्वाइनिंग करवा देंगे, गैप को फील करवा देंगे, ठीक है। गैप को फील होते ही क्या हो जाएगा, अब गैप फील हो गया तो गैप फील कौन से एंजाइम से होगा, डीएनए लाइगेज। अब हमारे पास क्या हो गया, पूरा का पूरा रेप्लिकेशन प्रोसेस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब ये क्या हो गया, मतलब इलोंगेशन प्रोसेस हो गया। इलोंगेशन का मतलब डीएनए की सिंथेसिस होनी स्टार्ट हो गई, हमारा जो डीएनए है वो प्रॉपर अच्छे से अनबाइंड हो गया और प्रॉपर तरीके से क्या हो गया, बिल्कुल सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब क्या होंगे, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में कि यहाँ पे कुछ टस प्रोटीन होते हैं, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ टस प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। वो टस प्रोटीन्स क्या करते हैं, जैसे ही अब डीएनए की सिंथेसिस होनी स्टार्ट हो जाएगी, इलोंगेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक टर्मिनेशन पॉइंट भी आ जाएगा। टर्मिनेशन का मतलब ये थोड़ी है कि डीएनए बढ़ता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, इलोंगेशन होती जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक टस प्रोटीन्स आ जाएगा। वो टस प्रोटीन्स क्या करते हैं, कहाँ पे होते हैं टस प्रोटीन्स, क्या डायरेक्शन होती है इनकी, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये, और आई के अपोजिट डायरेक्शन, वेरी गुड, ध्यान रखना कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और आई के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये टेस्ट प्रोटीन्स का काम क्या होता है, ये टेस्ट प्रोटीन्स क्या करते हैं, टर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। तो जैसे जैसे डीएनए की सिंथेसिस कंप्लीट हो गई, मतलब एक पॉइंट आ जाएगा, इलोंगेशन कंप्लीट होने के बाद क्या हो जाएगा, एक पॉइंट आ जाएगा, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, टर्मिनेशन पॉइंट। वहां पे कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, टस प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। वो टस प्रोटीन्स क्या करेंगे, टर्मिनेशन कर देंगे। टर्मिनेशन का मतलब अब प्रॉपर मैच्योर डीएनए की सिंथेसिस हो चुकी है, अब वो किसके लिए रेडी है, प्री ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए। प्री ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्यों बोला है मैंने, क्योंकि अभी जब भी जो हमारा एमआरएनए बनेगा, डीएनए से एमआरएनए की सिंथेसिस होती है, तो वो पूरा प्रॉपर मेच्योर एमआरएनए नहीं होता, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस होती है, क्योंकि वो किसके अंदर जाना होता है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर जाना होता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर अगर हम किसी भी चीज को भेज रहे हैं, तो उसके अंदर तो कितनी सारे मटेरियल होते हैं, लाइक सेल, जैसे कि मैट्रिक्स हो गया, या फिर कुछ भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वहाँ पे क्या होते हैं, ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं, या फिर अगर ऑर्गेनलीज भी नहीं प्रेजेंट तो और भी कुछ एंजाइम्स भी तो प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे लाइसोसोम्स हो गया, ऐसे टाइप के एंजाइम्स भी तो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इनसे क्या करता है, इनकी प्रोटेक्शन करने के लिए क्या होता है, उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की जाती है, ठीक है। उनको डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही सेंड नहीं किया जाता। और अब जो ये सेंडिंग होती है, आप लोगों ने एक और चीज पढ़ी है, आप लोगों ने राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो वहां पे क्या चीज पढ़ी थी, कि टारगेटिंग पढ़ी थी, कि कैसे हम किसी भी प्रोटीन्स को किसी भी सेल ऑर्गेनलीज के अंदर सेंड करते हैं। पढ़ा था ना आप लोगों ने, कि हम कैसे ईआर से गोल्जी के अंदर भेजते हैं, गोल्जी से कोई भी प्रोटीन्स होता है, या तो वो लाइसोसोम्स के पास जाता है या फिर कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाता है। पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? यस मैम। तो ये वही चीज बता रहा है आप लोगों को कि जो ये हमारा जो ये प्रोटीन्स बनेगा, इस प्रोटीन की टारगेटिंग कैसे होगी। राइबोसोम्स मतलब ट्रांसलेशन प्रोसेस ने वो प्रोटीन्स बना दिया। ट्रांसलेशन का काम क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। अब वो प्रोटीन्स कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है, कैसे वो लाइसोसोम, अगर उसका काम नहीं होता तो वो कैसे डिग्रेडेड होता है। तो ये सारे प्रोसेस अच्छे से समझना, हर एक प्रोसेस का लिंक है, ऐसे नहीं है कि कोई भी चीज चल रही है। अभी आप लोग चेक पॉइंट्स भी देखोगे, आप लोगों ने सेल साइकिल पढ़ी थी, अब वो देखो कहाँ काम आ रही है सेल साइकिल। इसलिए तो हर जो तुम्हारा सिलेबस है वो सिस्टमेटिक वे में है। सेल साइकिल पढ़िए, अब सेल साइकिल का रोल आएगा कि कैसे आप लोग डीएनए की एप्लीकेशन पढ़ रहे हो, तो कैसे चेक पॉइंट्स चलते हैं, कैसे डीएनए रिपेयर करना स्टार्ट करता है, कितने कितने चेक पॉइंट्स होते हैं जिन पे, जैसे जीवन पे होगा, क्यों जीवन से एस के लिए चेक पॉइंट दिया जाता है, इसलिए तो दिया जाता है कि कोई गड़बड़ ना हो, प्रॉपर तरीके से डीएनए क्या हो जाए, अपने आप को प्रिपेयर कर ले कि अब उसे रेप्लिकेशन करनी है, तभी तो वो एस फेज में आता है। जब तक वो प्रिपेयर नहीं होता तो उसको क्या करते हैं, रोक के रखते हैं, किसकी हेल्प से, चेक पॉइंट्स की हेल्प से रोक के रखते हैं। जैसे ही
आप लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी, सीडीके और साइक्लिन पढ़ा था ना? सीडीके और साइक्लिन पढ़ा है नहीं पढ़ा? पढ़ाया नहीं पढ़ाया मैंने? Yes. तो सीडीके और साइक्लिन का भी क्या रोल होता है? यही रोल तो होता है। सीडीके क्या करता है, जब तक वो क्या होता है कि जब तक वो सिंथेसिस ना हो जाए तो वो डिग्रेडेड कहाँ होता है? साइक्लिन है, साइक्लिन डी, ई, ए बी, ये सारे साइक्लिन पढ़े थे, तो इनके रोल भी तो पढ़े थे ना। यही रोल तो था कि जब तक जीवन से एस फेज के अंदर वो तब कब डिग्रेडेड होगा, जब तक वो प्रॉपर सिंथेसिस नहीं कर लेगा। जैसे ही जीवन से एस फेज के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी वो कंप्लीट हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, एस में एंट्री हो जाएगी उसकी। ऐसे ही क्या होता है, इनके अंदर भी क्या होता है कि कुछ ट्रस्ट प्रोटीन्स होते हैं, वो ट्रस्ट प्रोटीन क्या करते हैं कि टर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। अब क्या हो गया, डीएनए की सिंथेसिस होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, डीएनए की सिंथेसिस कंप्लीट हो गई, अब टर्मिनेशन पॉइंट आ जाएगा। टर्मिनेशन पॉइंट किसकी हेल्प से होगा, कुछ टर्मिनेशन प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन्स को हम क्या कहेंगे, ट्रस्ट प्रोटीन्स कहेंगे। ये सारी जो रेप्लिकेशन थी, ये जो सारे एंजाइम्स थे, वो किसके अंदर थे, प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन के अंदर। ठीक है, प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन समझ में आ गई? Yes, sir. कोई पॉइंट किसी में दिक्कत हो, कोई एंजाइम्स हो जिसमें आपको डिफिकल्टी लगी हो कि नहीं लर्न नहीं हो रहा, बताओ भाई। मैम डीएनए सी का फंक्शन बता दो। डीएनए सी और जी का काम प्राइमर की तरह ही होता है, सिर्फ प्राइमर की सिंथेसिस में ही हेल्प करते हैं। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखना, एक और एंजाइम होता है डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज क्या करता है, ये क्या करवाता है, नेगेटिव सुपर कोइलिंग करवाता है। नेगेटिव सुपर कोइलिंग का मतलब क्या होता है कि ये भी अनवाइंडिंग करवा रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि रिकोइलिंग करवाना। रिकोइलिंग का मतलब उसको जितना वो कोइल हुआ है उससे ज्यादा और ज्यादा कोइलिंग हो जाना, ये होती है पॉजिटिव सुपर कोइलिंग। नेगेटिव सुपर कोइलिंग का मतलब क्या होता है, नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, जितना वो सुपर कोइल हुआ है उसको क्या करवाना, उसको और लूज करवा देना। ठीक है, तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग मेरे को उसका आंसर दो। ठीक है, अगर जब भी पॉजिटिव सुपर कोइलिंग होएगी, तो आप लोगों ने वॉटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ा है, तो उसमें जो बेस पेयर होते हैं, बेस पेयर या फिर उसके अलावा एडेनिन थायमिन के जो छोटे छोटे बेस पेयर होते हैं मेजर और माइनर ग्रुप्स के अंदर, तो वो बेस पेयरिंग क्या होगी, कम होएगी या ज्यादा हो जाएगी? क्वेश्चन समझ में आ गया मैंने क्या पूछा है? बताओ। मैम एक बार देखो, सुपर कोइलिंग फिर से बता। सुपर कोइलिंग क्या होता है, देखो यहाँ पे है ना, गायरेज का काम क्या होता है, गायरेज क्या करता है कि जैसे हेलिकेज क्या करता है कि अनवाइंडिंग करता है। अनवाइंडिंग का मतलब क्या होगा, डीएनए को खोलना स्टार्ट करता है। ऐसे ही गायरेज का काम क्या होता है, अगर हम प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन पढ़े तो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में गायरेज का काम क्या होएगा, वो भी क्या करेगा कि डीएनए को खोलना स्टार्ट करवाएगा। अब वो दो तरीके से खोलता है, ठीक है, या फिर दो तरीके से क्या करवाता है, उसकी कोइलिंग करवाता है। वो कोइलिंग होती है पॉजिटिव सुपर कोइलिंग और नेगेटिव सुपर कोइलिंग। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा कि जितना भी जो डीएनए है हमारा, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, वो पहले किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिगजैग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब कोइलिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो उसकी और कोइलिंग कर देना, जैसे कि आप लोग सिंपल, जैसे कि कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी, तो वो क्या करता है कि चोटी करता है। चोटी करने का मतलब क्या होता है कि उसकी और ज्यादा कोइलिंग कर देना, बालों को क्या कर देना, और ज्यादा टाइट कर देना। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अगर हम नेगेटिव सुपर कोइलिंग की बात करें, तो जब हम क्या करते हैं इसकी, उसको लूज करना स्टार्ट करते हैं, उसको ओपन करना स्टार्ट करते हैं, तो जो सारी वो अनकोइलिंग होती है वो लूज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो आप लोगों ने वॉटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ा है, तो उसके अंदर बेस पेयर भी पढ़े हैं कि एडेनिन थाइमिन के साथ बेस पेयरिंग करता है, साइटोसिन ग्वानिन के साथ बेस पेयरिंग करता है। तो जो ये बेस पेयरिंग है, इनमें जो ये बेस पेयर है, जब भी पॉजिटिव सुपर कोइलिंग होगी तो बेस पेयर का नंबर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया? मैम सेम ही रहेगा। सेम रहेगा। और किसी का आंसर, और कोई बताना चाहता हो?